कहानी की शुरुआत जेनी नाम की एक युवा लड़की से होती है जो अपनी दादी के छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती है और पूरे दिन चुपचाप प्याज छीलते हुए अपनी जिंदगी से परेशान रहती है। जेनी को दिल की एक गंभीर बीमारी है और अपनी लेटेस्ट हॉस्पिटल विजिट के दौरान डॉक्टर दुखी होकर उसे बताता है कि शायद उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। ये बात सुनने के बाद जेनी पूरी तरह थके हुए मन से शहर की सड़कों पर चलने लगती है। तभी रास्ते में एक अजीब चर्च के लोग उसे रोककर अपने धर्म पर विश्वास करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से दुनिया का अंत बहुत करीब है। पहले से परेशान जेनी गुस्से में जवाब देती है कि शायद वह उस दिन को देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगी, जिस वजह से चर्च के लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं। उसी रात एक रहस्यमय आदमी शहर के ड्रेन के पास मौजूद अजीब पानी को छूता है, जिसके बाद अचानक उसके साथ कुछ डरावना होने लगता है। अगली सुबह किम नाम का एक बुजुर्ग आदमी सिटी ऑफिस पहुंचकर अपने लापता दोस्त की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है, मगर वहां मौजूद कोई भी कर्मचारी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसी समय सन नाम का एक आदमी वहां आता है और एक बार फिर गंदे ड्रेनेज एरिया को लेकर शिकायत करने लगता है। शहर के सभी लोग उसे हर चीज की शिकायत करने वाले आदमी के रूप में जानते हैं, इसलिए वे यह प्रॉब्लम ली नाम के नए कर्मचारी के ऊपर डाल देते हैं। बाकी लोगों के विपरीत ली बिल्कुल ठंडा और भावनाहीन रहता है, जबकि सन ड्रेन के पास पड़े खतरनाक कचरे को लेकर उससे गुस्से में बहस करता है। ली शांति से बताता है कि वहां पहले ही वार्निंग साइन लगाए जा चुके हैं और वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाद में जब ली अकेला बैठकर खाना खा रहा होता है, तब किम उसके पास आकर धीरे से चेतावनी देता है कि पिछले कुछ समय से शहर के कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले हुआ था। मगर ली उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और ज्यादातर बातों को नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद उसी अजीब चर्च के सदस्य ली के पास आकर उसे जबरदस्ती अपने साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं। उनकी हरकतों से परेशान किम उनका फ्लायर मसलकर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल चर्च का एक सदस्य अपनी असंभव ताकत का इस्तेमाल करके उसकी कार को सबके सामने बर्बाद कर देता है। ये देखकर पहली बार किम सच में हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ जेनी लगातार अपनी दादी से पैसे मांगती रहती है, क्योंकि वह देर होने से पहले दुनिया घूमना और अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती है। उसकी दादी पैसे देने से इनकार करते हुए उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछती हैं, मगर जेनी सच्चाई छिपा लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई उसकी चिंता करे। इसके बजाय वह चुपचाप अकेले निकलने का फैसला करती है। जेनी अपनी सेविंग्स बॉक्स खोलती है, ट्रैवल बैग पैक करती है और चोरी से बाहर जाने लगती है, मगर रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक कर्मचारी उसे पकड़ लेता है। जेनी उससे भी पैसे मांगती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि वह खुद भी उतना ही गरीब है, इसलिए वह अकेली ही वहां से निकल जाती है। इसी दौरान सन की दुख भरी जिंदगी भी सामने आती है। उसके घर का पूरा कंट्रोल उसकी पत्नी के हाथ में है, क्योंकि घर के सारे खर्च वही उठाती है, जिस वजह से सन हमेशा खुद को बेइज्जत और बेबस महसूस करता है। यहाँ तक कि सस्ती चप्पल पहनकर सड़क पर गिरने के बाद उसकी अपनी बेटी भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। खुद को पूरी तरह बेकार महसूस करते हुए सन बाद में अपने दोस्त कांग के पास जाता है, जहाँ दोनों साथ बैठकर अपनी खराब फाइनेंशियल हालत को लेकर दुख जताते हैं। उधर जेनी अपनी यात्रा के लिए सामान खरीदने मार्केट पहुंचती है। वह लोगों की नजरों से बचने की कोशिश करती है, मगर शहर में रेस्टोरेंट की पागल पोती के रूप में उसकी पहचान इतनी फेमस है कि हर कोई उसे तुरंत पहचान लेता है। यहाँ तक कि शहर में नया होने के बावजूद ली भी उसे देखते ही पहचान जाता है। जब ली जेनी को संदिग्ध सामान और भारी ट्रैवल बैग के साथ ऐसी कार के पास खड़ा देखता है जो किम की कार जैसी लगती है, तब उसे कुछ देर के लिए शक होता है कि शायद जेनी ने किम के साथ कुछ किया है। अपने शक पर तुरंत काम करते हुए ली जेनी को बैग खोलने के लिए मजबूर करता है, मगर अंदर कुछ भी खतरनाक न मिलने पर खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। तभी पास में अचानक कोई चीज गिरने लगती है और ली बिना सोचे जेनी को अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। जेनी तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगती है और अपने कपड़े साफ करवाने के पैसे भी मांगती है। ली जानता है कि उसने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किया था, इसलिए अजीब तरीके से उसकी बात मान लेता है। उस रात जेनी फोन पर अपनी दादी से बात करती है। उसकी दादी रोते हुए कहती है कि उन्हें पहले वाली खुशमिजाज जेनी बहुत याद आती है, लेकिन जेनी शांत आवाज में जवाब देती है कि उसकी पुरानी वाली पहचान बहुत पहले ही मर चुकी है। मौत की बातें सुनकर उसकी दादी तुरंत उसे डांटती है और फोन काट देती है। इसके कुछ देर बाद जेनी एक बेवकूफी भरा प्लान लेकर कांग और सन के पास पहुंचती है। वह दोनों से कहती है कि वे उसके किडनैप होने का नाटक करें, फिरौती मांगने वाला एक वीडियो बनाएं और उसे उसकी दादी के पास भेज दें, ताकि उसे ट्रैवल करने के लिए पैसे मिल सकें। जेनी उन्हें भी पैसों में हिस्सा देने का वादा करती है, इसलिए दोनों बेवकूफ सच में इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। वीडियो बनाने के बाद तीनों साथ बैठकर अपनी बेवकूफी पर हंस रहे होते हैं, मगर किसी का ध्यान नहीं जाता कि जेनी अचानक दर्द में अपना सीना पकड़ लेती है। कुछ ही सेकंड के अंदर उसका दिल पूरी तरह रुक जाता है और वह कांग तथा सन के सामने मर जाती है। कांग तुरंत फूट फूट कर रोने लगता है, जबकि सन बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी उनकी बेगुनाही पर विश्वास नहीं करेगा। शुरुआत में दोनों जेनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने ऊपर मर्डर का आरोप लगने के डर से सन फैसला करता है कि उन्हें जेनी की बॉडी चुपचाप उसी ड्रेनेज एरिया के पास फेंक देनी चाहिए, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। इसी दौरान ली अपने घर लौटता है, जहां उसकी लैंडलेडी पड़ोसियों के लिए ज्यादा शोर करने पर एक बार फिर उसे डांटने लगती है। माफी मांगने के बाद ली अपने कमरे में जाता है, जहां हर चीज बिखरी हुई और गलत जगह पर पड़ी होती है।
कमरे के बीच अकेला बैठकर वह कुछ सीक्रेट फाइल्स देखने लगता है जिनमें बच्चों के नाम, मेडिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्टर हा नाम के एक आदमी से जुड़ी जानकारी होती है। 20 साल पहले डॉक्टर हा बच्चों का एक अनाथालय चलाता था जहां अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। बाद में डरावनी सच्चाई तब सामने आई जब वहां सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले किम ने कबूल किया कि डॉक्टर हा अनाथालय के बच्चों पर गुप्त रूप से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहीं से साफ हो जाता है कि ली बहुत लंबे समय से किम की तलाश कर रहा है। जब ली आखिरकार किम की लोकेशन पर पहुंचता है तब उसे वहां किम नहीं मिलता बल्कि सिर्फ उसी रहस्यमय चर्च का एक फ्लायर दिखाई देता है। दूसरी तरफ किम एक बंद कमरे में कैद होकर जागता है और अपने लापता दोस्त को एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में देखकर हैरान रह जाता है। इसी समय कांग और सन डर तथा अपराध बोध में डूबे हुए जेनी की बॉडी को ड्रेनेज एरिया की तरफ घसीट कर ले जा रहे होते हैं। दोनों बुरी तरह डरे हुए हैं फिर भी खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही वे जेनी की बॉडी को वहां फेंकने वाले होते हैं, ली अचानक उनके सामने आकर पूछता है कि वे दोनों वहां क्या कर रहे हैं। घबराए हुए कांग और सन बॉडी को अपने पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं मगर उनकी हरकतें देखकर ली को शक हो जाता है और वह लगातार यह देखने की कोशिश करता है कि वे क्या छिपा रहे हैं। घबराहट में पीछे हटते समय दोनों गलती से जेनी की बॉडी से टकरा जाते हैं जिस वजह से वह सीधे ट्रेन के पास गिर जाती है। जेनी को देखकर ली पूरी तरह हैरान रह जाता है जबकि कांग और सन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है और जेनी बिल्कुल भी मरी हुई नहीं है। जाहिर है ली उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और तुरंत घबराकर जेनी की तरफ भागता है। कांग और सन अजीब तरीके से सफाई देते हुए बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ उसके किडनैप होने का नाटक किया था मगर पूरी बात सुनने से पहले ही ली मान लेता है कि दोनों ने गलती से उसे मार दिया है और तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। ली के पुलिस से बात करते समय भी कांग और सन कसम खाते रहते हैं कि उन्होंने जेनी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़कर बॉडी की तरफ देखते हैं दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जेनी वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचकर ली से पूछती है कि उसने मर्डर की रिपोर्ट क्यों की थी। ली जेनी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उसने इन दोनों आदमियों को रेस्टोरेंट की मालकिन की पोती की लाश छिपाते हुए देखा था। उसकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर हैरानी से पूछता है कि क्या वह अपने पीछे खड़ी लड़की की बात कर रहा है। ली पीछे मुड़कर देखता है और वहीं जम जाता है क्योंकि जेनी उसके सामने पूरी तरह जिंदा खड़ी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सन भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और कांपती आवाज में कांग से पूछता है कि क्या सामने खड़ी लड़की सच में जेनी ही है। ये देखकर कांग इतना डर जाता है कि लगभग वहीं बेहोश होने वाला होता है। जेनी खुद भी उतनी ही हैरान होती है क्योंकि उसे साफ याद है कि कुछ देर पहले उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इससे भी अजीब बात यह होती है कि उसे मार्केट वाली घटना याद आती है जब ली ने उसे बैग खोलने के लिए मजबूर किया था और उसके आसपास रखी चीजें बिना छुए हवा में हिलने लगी थीं, जैसे ली अपने दिमाग से उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। उधर जेनी की दादी अपने जानने वाले एक रिटायर्ड डिटेक्टिव से संपर्क करती हैं और उससे जेनी के फोन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहती हैं। शुरुआत में डिटेक्टिव हैरान हो जाता है क्योंकि फोन का सिग्नल अचानक जेजू आइलैंड पर दिखाई देता है और अगले ही पल वापस उनके शहर में लौट आता है। जेनी की दादी समझ जाती हैं कि कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वह उसके कमरे में जाकर देखती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जेनी सच में घर छोड़कर जाने वाली थी। दूसरी तरफ पुलिस कांग और सन को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। जेनी के कहने पर दोनों हर बात से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि वे सिर्फ उस इलाके में साथ घूम रहे थे। उसी समय ड्रेनेज साइट पर जाने वाला पुलिस ऑफिसर अचानक बहुत ज्यादा पसीना बहाने लगता है और उस गंदी जगह को लेकर शिकायत करता रहता है। सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं कि साफ तौर पर मरने के बाद भी जेनी दोबारा जिंदा कैसे हो गई। जेनी बताती है कि होश में आने के बाद उसने कुछ पल के लिए अपने सामने एक डाइवर को खड़ा देखा था मगर उसे नहीं पता कि वह आदमी वहाँ कहाँ से आया था। जाहिर है कोई भी उसकी इस अजीब कहानी को गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद सभी इस बात को लेकर घबराने लगते हैं कि फेक किडनैपिंग प्लान के बारे में जेनी की दादी को क्या बताया जाएगा। बदकिस्मती से उसी समय उसकी दादी वहां पहुंच जाती हैं और उनकी पूरी बात सुन लेती हैं। उन्हें देखकर कांग और सन डर के मारे तुरंत भाग जाते हैं और घर की अलग अलग जगहों पर छिप जाते हैं। जेनी एक अलमारी के अंदर छिपती है, लेकिन तभी उसके साथ अचानक कुछ बेहद डरावना होता है। बिना किसी वार्निंग के वह खुद को जोसोन काल में पाती है, जहां उसके सामने लोगों को बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा होता है। उसी समय वर्तमान में उसकी दादी कांग और सन पर चिल्लाते हुए जेनी को ढूंढ रही होती हैं। मगर जब वह अलमारी खोलती है तो जेनी वहां से गायब होती है। कुछ ही पल बाद जेनी अचानक दोबारा उसी जगह प्रकट हो जाती है। वह बुरी तरह डरी हुई और कांप रही होती है। जेनी बताती है कि उसने अचानक कई अजीब चीजें देखी और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी जगह पहुंच गई थी। सन मान लेता है कि वह अपनी दादी की डांट से बचने के लिए नाटक कर रही है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं होता कि जेनी ने सच में कुछ असंभव अनुभव किया है। पास ही खड़ा ली चुपचाप उनकी पूरी बातचीत सुन रहा होता है और जेनी के साथ हो रही अजीब घटनाओं में तुरंत गहरी दिलचस्पी लेने लगता है। दूसरी तरफ किम संगठन के सीक्रेट हेडक्वार्टर में होश में आता है, जहां उसे इमॉर्टल चाइल्ड की लोकेशन के बारे में पूछताछ की जाती है। किम बताता है कि 20 साल पहले हुए एक्सपेरिमेंट्स में कई बच्चे जिंदा बच गए थे, मगर उसे नहीं पता कि उनमें से कौन वह इमॉर्टल चाइल्ड बना जिसे संगठन अब ढूंढ रहा है।
हालांकि उसे एक दूसरा बच्चा बहुत अच्छी तरह याद है जिसे सिर्फ सब्जेक्ट 3972 के नाम से जाना जाता था। यह नंबर सुनते ही संगठन के अंदर मौजूद सभी लोग उसे तुरंत पहचान जाते हैं। 20 साल पहले सब्जेक्ट 372 को लगभग बिना किसी याद के अनाथालय लाया गया था। उसे सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर याद थी जिसमें एक महिला बाहर कपड़े सुखा रही थी। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़े, उस बच्चे के अंदर सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीजों को हिलाने की ताकत पैदा हो गई, मगर वह अपनी पावर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता था और इसी वजह से कई बार मरते मरते बचा। एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के दौरान दूसरा बच्चा अचानक आगे बढ़कर उसकी जान बचा लेता है। वह बच्चा शांति से उसे मरने से मना करता है। जब सब्जेक्ट 3972 पूछता है कि वह इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकता है, तब वह लड़का मुस्कुराकर बताता है कि उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी मर ही नहीं सकता। बाद में वही रहस्यमय लड़का इमॉर्टल चाइल्ड के नाम से जाना गया, जिसे संगठन अब किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है। उस घटना के बाद से ली लगातार अपने सपनों में उस समय की दर्दनाक यादें देखता रहता है। जब भी वह नींद से जागता है, उसके अपार्टमेंट के अंदर से हिंसक आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि पुरानी यादें लौटते ही वह अपनी भावनाओं और पावर्स पर पूरा कंट्रोल खो देता है। इसी बीच जेनी की दादी उसे एक और जांच के लिए अस्पताल लेकर जाती है और इस बार भी किसी बुरी खबर की उम्मीद करती है, मगर डॉक्टर उन्हें हैरान करते हुए बताता है कि जेनी की दिल की बीमारी पूरी तरह गायब हो चुकी है और अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ है। डॉक्टर खुद भी ये नहीं समझ पाता कि इतनी असंभव चीज कैसे हो गई और आखिर में इसे सिर्फ एक मिरेकल कह देता है। मिरेकल शब्द सुनते ही जेनी की दादी को बहुत साल पहले कही गई एक बात याद आती है कि जेनी एक मिरेकल चाइल्ड है। रिपोर्ट सुनने के बाद वह खुश होने के बजाय और ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए तुरंत घर लौटकर चोई नाम के एक आदमी से चुपचाप संपर्क करती है। उसी समय सन और कांग साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं और घबराते हुए सोचते हैं कि फेक किडनैपिंग प्लान का पता चलने के बाद जेनी की दादी उनके साथ क्या करेंगी। गुस्से में कांग एक चीज उठाकर कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है, मगर अगले ही पल उसे पता चलता है कि उसने अपनी असंभव ताकत से दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया है। वह उस नुकसान को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। दूसरी तरफ सन घर पहुंचता है और अचानक उसका हाथ फ्रीजर के दरवाजे से बुरी तरह चिपक जाता है। वह जितनी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा फंसता जाता है, जिस वजह से वह भी पूरी तरह डर और कंफ्यूजन में पड़ जाता है। अगले दिन जेनी की दादी खुशी से उसे बताती हैं कि उसकी हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। वह वादा करती हैं कि अगर जेनी उनकी कुछ शर्तें माने और पहले एक अच्छी नौकरी करे तो वह उसे पैसे भी देंगी और उसके लिए प्लेन टिकट भी खरीदेंगी। यह सुनकर जेनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह खुश होकर खाना खाते हुए इस खबर को सेलिब्रेट करने लगती है। इसी दौरान चोई दोबारा उसकी दादी से संपर्क करता है और मिलने का समय तय करता है। उधर जेनी कांग के काम में उसकी मदद करने लगती है, जबकि कांग अब भी अपनी नई ताकत को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ली वहां आता है और जेनी से पूछता है कि क्या वह वंडर किंडर नाम की किसी चीज के बारे में जानती है। जेनी उस नाम को ठीक से बोल भी नहीं पाती, जिससे ली का शक तुरंत बढ़ जाता है। वह सीधे पूछता है कि साफ तौर पर मरने के बाद वह दोबारा जिंदा कैसे हुई, मगर जेनी अजीब तरीके से झूठ बोलते हुए कहती है कि वह सिर्फ सो रही थी। इसके बाद जेनी को अचानक फेक किडनैपिंग वीडियो में इस्तेमाल हुआ कैमरा याद आता है और वह घबरा जाती है, क्योंकि उस कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी मौत और दोबारा जिंदा होने की सच्चाई सामने ला सकती थी। जब कांग आराम से बताता है कि कैमरा ड्रेनेज एरिया के पास ही छूट गया था, तब जेनी तुरंत उसे लाने के लिए निकल जाती है ताकि किसी और के हाथ फुटेज न लग जाए। रास्ते में जेनी को पता चलता है कि ली चुपचाप उसका पीछा कर रहा है, मगर उसे यह अंदाजा नहीं होता कि कोई तीसरा इंसान भी छिपकर ली पर नजर रख रहा है। जब ली ड्रेनेज साइट पर पहुंचता है, तब उसे एक कबाड़ी के हाथ में वही कैमरा दिखाई देता है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद ली अपनी आंखों से भयानक सच्चाई देख लेता है कि जेनी उस रात सच में मर गई थी और किसी तरह दोबारा जिंदा हो गई। सच्चाई जानने के बाद ली जेनी का एक और टेस्ट लेने का फैसला करता है। बिना किसी वार्निंग के वह अपनी पावर से जेनी के ऊपर बने स्ट्रक्चर का एक हिस्सा तोड़ देता है, जिससे उसके आसपास सब कुछ गिरने लगता है। जेनी बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, मगर मलबे के बीच फंस जाती है। इस पूरी घटना को सन छिपकर देख रहा होता है और उसकी आंखों के सामने जो हो रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पाता। जैसे ही पूरी जगह गिरकर बर्बाद हो जाती है, जेनी अचानक वहां से गायब हो जाती है और अगले ही पल खुद को समुद्र के बीच एक जहाज पर खड़ा पाती है। बाद में जब पुलिस उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करती है, तब सिग्नल टेरिटोरियल वाटर के बीच दिखाई देता है, जिसे देखकर एक ऑफिसर मान लेता है कि ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो गया होगा। उसी समय टीवी पर चल रहे एक हिस्टोरिकल ड्रामा में पीछे से जेनी जैसी दिखने वाली लड़की दिखाई देती है, जिस वजह से सभी को लगता है कि शायद वह दोबारा जोसोन काल में पहुंच गई है, मगर असल में जेनी गलती से एक हिस्टोरिकल शूटिंग सेट पर पहुंची होती है। दुर्भाग्य से उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाज पर मौजूद लोग गुप्त रूप से गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग कर रहे होते हैं और जेनी को अंडरकवर ऑफिसर समझ लेते हैं। वे तुरंत उस पर बंदूक तानकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। डर के मारे जेनी की पावर दोबारा एक्टिवेट होती है और वह उसी टूटे हुए बिल्डिंग एरिया में वापस आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
ली अब भी मलबे के अंदर उसकी बॉडी ढूंढ रहा होता है। इसलिए जब जेनी अचानक उसके पीछे जिंदा दिखाई देती है तब वह घबराकर बिना छुए अपनी पावर से उसे दूर धकेल देता है। यह असंभव घटना देखने के बाद ली को आखिरकार यकीन हो जाता है कि वह 20 साल पहले हुए एक्सपेरिमेंट्स का सब्जेक्ट 3972 से ही है। उधर संगठन के अंदर मौजूद एक लड़की को भी ली की याद आने लगती है। दूसरी महिला उसे याद दिलाती है कि बाल हमेशा सब्जेक्ट 3972 से नफरत करता था क्योंकि दोनों के पास एक जैसी पावर्स थीं, मगर ली की शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसी दौरान जेनी कांग के घर में होश में आती है, जहां कांग बताता है कि सन उसे बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ लाया था। जब जेनी अपने कपड़ों में असली गोलियों के छेद देखती है तब उसे समझ आता है कि जहाज वाली घटना कोई भ्रम नहीं थी बल्कि सच में हुई थी। हैरान जेनी कांग से कहती है कि शायद उसके अंदर सच में सुपर पावर आ गई है। कांग भी डरते हुए कबूल करता है कि उसने गुस्से में अपनी दीवार का हिस्सा एक ही वार में तोड़ दिया था, जबकि उसे खुद नहीं पता कि वह ऐसा कैसे कर पाया। दोनों तुरंत सन के पास पहुंचते हैं, जहां वह सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि उसका शरीर पास की एक मेटल चीज से चिपका हुआ होता है। जेनी और कांग तुरंत समझ जाते हैं कि सन के पास भी पावर है, जिस वजह से तीनों पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। सन घबराते हुए यह भी बताता है कि ली के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं और उसने उसी सुबह जेनी को मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही जेनी हैरान हो जाती है और तुरंत ली के ऑफिस जाकर उससे जवाब मांगने का फैसला करती है। जब वह ऑफिस पहुंचती है तब ली ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और बार बार उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी जिद पकड़ लेती है और जहां भी ली जाता है उसके पीछे पहुंच जाती है। आखिरकार ली अचानक काम होने का बहाना बनाकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है, मगर जेनी कांग और सन को साथ लेकर वहां भी उसका पीछा जारी रखती है। इसी समय जेनी की दादी को एक बुरी खबर मिलती है। जिस चोई से वह मिलने वाली थी उसकी अचानक मौत हो चुकी होती है। बॉडी देखने पहुंचने पर उन्हें बताया जाता है कि चोई ने खुद अपनी जान ली और मरने से पहले उनके नाम एक मैसेज छोड़ा था। लेटर में चोई लिखता है कि 20 साल पहले डॉक्टर हा पर गलत आरोप लगाया गया था और उसने खुद कभी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह पढ़ते ही जेनी की दादी समझ जाती है कि किसी ने चोई को चुप करा दिया है। कुछ ही समय बाद पता चलता है कि एक रहस्यमय समर्थक की मदद से डॉक्टर हाँ जेल से बाहर आ चुका है और उसे दोबारा इमॉर्टल चाइल्ड की तलाश जारी रखने का आदेश मिला है। जेल से निकलने के बाद डॉक्टर हा सबसे पहले चोई के घर की जांच करता है। जब उसे पता चलता है कि जेनी की दादी के पास कोई जरूरी जानकारी हो सकती है तब वह संगठन की एक लड़की को अपनी खतरनाक माइंड कंट्रोल पावर से चोई को खत्म करने के लिए भेजता है। यह भी सामने आता है कि संगठन का नया सीक्रेट हेडक्वार्टर उसी रहस्यमय चर्च के अंदर छिपा हुआ है। इसी दौरान शहर में लगातार गायब हो रहे लोगों की जांच करते हुए 2 पुलिस ऑफिसर्स चर्च पहुंचते हैं। एक अजीब महिला मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है और उन्हें पूरी बिल्डिंग दिखाती है, जो बाहर से बेहद शांत और खूबसूरत दिखाई देती है। धीरे धीरे ऑफिसर्स का शक कम होने लगता है, खासकर तब जब महिला उन्हें नीचे मौजूद चर्च का प्राइवेट कैफे दिखाने की पेशकश करती है। नीचे पहुंचने पर दोनों यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि जगह कितनी शानदार और आरामदायक है। उन्हें पता नहीं होता कि पूरा माहौल असल में उस महिला की सुपर नेचुरल पावर से बनाया गया एक बड़ा इल्यूजन था। हेलुसिनेशन के अंदर पूरी तरह फंसने के बाद दोनों ऑफिसर्स बिना किसी शक के चर्च से चले जाते हैं। हालांकि उनमें से एक ऑफिसर बाहर आने के बाद भी बहुत ज्यादा पसीना बहाता रहता है और खुद नहीं समझ पाता कि सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। दूसरी तरफ जेनी, कांग और सन कार के अंदर ली के सामने बैठकर सुपर पावर को लेकर लगातार सवाल पूछते रहते हैं। उनकी नॉन स्टॉप बातें सुनकर ली बहुत जल्दी परेशान हो जाता है और साफ दिखाता है कि वह उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जैसे ही उसका ध्यान हटा है, जेनी चुपचाप उसका बैग चुरा लेती है और उसे मजबूर करती है कि वह उनके साथ आए। तीनों अपनी अजीब पावर्स के बारे में लगातार पूछते रहते हैं, मगर ली ठंडी आवाज में बताता है कि वह खुद भी इन पावर्स को पूरी तरह नहीं समझता और सच कहें तो अब इनके बारे में जानना भी नहीं चाहता। आखिरकार उनसे पूरी तरह परेशान होकर वह तीनों को कार से बाहर निकाल देता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन बहस खत्म होने से पहले ही वे एक पुलिस कार को सड़क से नीचे गिरकर क्रैश होते हुए देखते हैं। बिना देर किए सभी अंदर फंसे ऑफिसर्स को बचाने के लिए दौड़ते हैं। ली तुरंत एक ऑफिसर को मलबे से बाहर खींच लेता है, जबकि जेनी और कांग दूसरे आदमी को निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरे ऑफिसर का शरीर अजीब तरीके से सूझा हुआ और अननेचुरल दिखाई देता है, जिससे उन्हें समझ आता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। जेनी सन को जल्दी से पानी लाने के लिए कहती है, क्योंकि जलती हुई कार किसी भी समय फट सकती थी। वह और कांग घायल ऑफिसर को खतरे से दूर खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि जेनी बार बार ली पर चिल्लाती है कि वह एक सामान्य इंसान की तरह खड़ा रहने के बजाय अपनी पावर से उनकी मदद करे। मन न होने के बावजूद ली आखिरकार अपनी पावर का इस्तेमाल करके टूटी हुई कार का हिस्सा हटाता है, मगर कांग गलती से मान लेता है कि इतनी ताकत उसी के अंदर से आई है और गर्व से सोचने लगता है कि उसने एक ही रात में बहुत बड़ी पावर हासिल कर ली है। कई मिनट तक संघर्ष करने के बाद वे आखिरकार ऑफिसर को बाहर निकाल लेते हैं। तभी सन डर के मारे भागता हुआ वापस आता है और कसम खाकर कहता है कि
उसने पानी में एक अजीब जीव को अपनी तरफ आंख मारते देखा है। जाहिर है कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आग बुझाने की कोशिश करते समय सन गलती से कार को छू लेता है और अपनी मैग्नेटिक पावर के कारण उससे चिपक जाता है। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब कांग भी उसके साथ चिपक कर फंस जाता है। घबराई हुई जेनी ली से विनती करती है कि कार फटने से पहले दोनों को बचाए। ली तुरंत अपनी पावर से कांग को सन से अलग करता है और फिर सन को बचाने के लिए वापस दौड़ता है। इस बार वह पूरी ताकत इस्तेमाल करके टूटी हुई कार के एक हिस्से की मदद से सन को खींचकर दूर करता है, फिर जलती हुई गाड़ी को इतनी दूर फेंक देता है कि धमाका किसी को नुकसान पहुंचाए बिना हो जाए। इतनी डरावनी रात एक साथ बिताने के बाद जेनी अजीब तरह से एक्साइटेड हो जाती है और गर्व से कहती है कि अब उन्हें ऑफिशियली एक सुपर हीरो टीम बन जाना चाहिए। ली तुरंत इनकार कर देता है क्योंकि वह उनके इस पूरे पागलपन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वह बस उनसे कहता है कि उसे कहीं छोड़ दें और दोबारा परेशान न करें। उधर कांग और सन खुशी से सोचते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स की जान बचाने के बदले शायद शहर उन्हें कोई इनाम देगा, मगर ली घर लौटकर इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू करता है। सिटी रिकॉर्ड से जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसे पता चलता है कि ड्रेनेज का अजीब पानी ही वह कारण था जिसने जेनी, कांग और सन को सुपर ह्यूमन बना दिया। उसी पानी के संपर्क में आने के बाद पुलिस ऑफिसर का शरीर भी बदलने लगा था। वाटर सिस्टम को आगे ट्रेस करने पर ली को पता चलता है कि दूषित ड्रेन सीधे रहस्यमय चर्च के हेडक्वार्टर तक जाता है। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर हाँ एक बार फिर वहीं से अपना काम चला रहा है। इसी समय जेनी, कांग और सन बचाए गए पुलिस ऑफिसर्स को देखने अस्पताल जाते हैं, मगर वहाँ उनके बताए हुलिये का कोई भी मरीज भर्ती नहीं होता। जब वे एम्बुलेंस सर्विस से संपर्क करते हैं तब उन्हें डरावनी सच्चाई पता चलती है कि अस्पताल लाए जाने के बाद दोनों ऑफिसर्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। तीनों को डर लगने लगता है कि शायद कोई सीक्रेट संगठन पहले से पावर्स वाले लोगों के बारे में जानता है और अगला निशाना वे हो सकते हैं। दुर्भाग्य से उनका डर सही होता है क्योंकि संगठन बदले हुए ऑफिसर्स को पहले ही पकड़कर चर्च के हेडक्वार्टर में ले जा चुका था। उधर सच्चाई समझने के बाद ली चुपचाप वहां से निकलने वाला होता है, तभी बाल उसके सामने आ जाता है। बाल शांति से कहता है कि बेहतर होगा वह अपनी मर्जी से उनके पिता से मिलने चले। डॉक्टर हाँ को अब भी पिता कहे जाने पर ली को घिन आती है क्योंकि वह जानता है कि उस आदमी ने बच्चों के साथ क्या किया था, मगर बाल बताता है कि वह डॉक्टर हाँ से सच में प्यार करता है क्योंकि उसी ने उसकी जिंदगी को मकसद दिया। वह गर्व से कबूल करता है कि अब वह डॉक्टर हाँ के लिए खराब ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें खत्म कर देता है। यह सुनकर ली को पूरी भयानक सच्चाई समझ आ जाती है। जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन अनस्टेबल हो जाता है उन्हें संगठन चुपचाप मार देता है और इसी वजह से बचाया गया पुलिस ऑफिसर गायब हुआ था। कुछ देर बाद जेनी ली के पास पहुंचती है और अस्पताल में गायब ऑफिसर्स के बारे में मिली पूरी जानकारी बता देती है। खतरे की गंभीरता समझते हुए ली उसे चेतावनी देता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो अपनी पावर हर किसी से छिपा कर रखे। जेनी तुरंत उससे अपनी पावर कंट्रोल करना सिखाने की विनती करने लगती है, मगर ली पूरी तरह उसे नजरअंदाज कर देता है। हार मानने के बजाय जेनी लगातार उसके पीछे घूमती और उससे चिपकी रहती है। तभी ली का एक कोवर्कर पास आता दिखाई देता है, इसलिए जेनी खुद को दिखने से बचाने के लिए तुरंत टेलीपोर्ट हो जाती है। कुछ पल बाद वह वापस आती है, तब ली आराम से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे हवा में उठाता है और सीधे छत से चिपका देता है। डरने के बजाय जेनी उसकी ताकत देखकर पूरी तरह हैरान और एक्साइटेड हो जाती है। वह हंसते हुए पूछती है कि कोई इंसान इतने शानदार पावर्स को इतने साल कैसे छिपा सकता है। उसकी हरकत देखकर ली को एक बार फिर लगता है कि शायद यह लड़की सच में उतनी ही पागल है जितना शहर के लोग उसे मानते हैं। इसके बाद जेनी घबराकर पूछती है कि अगर एक दिन उसकी पावर्स अचानक गायब हो गईं तो उसके साथ क्या होगा। वह पहले ही एक बार मरकर वापस आई थी, इसलिए उसे डर है कि पावर खत्म होते ही वह दोबारा मर सकती है। हैरानी की बात यह होती है कि ली शांत स्वर में भरोसा दिलाता है कि पावर्स जाने पर उसकी मौत नहीं होगी। ये सुनते ही जेनी बेहद खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए ऑफिस से बाहर निकलकर अकेले ही जश्न मनाने लगती है। उसे दूर से देखते हुए ली उसकी खुशमिजाज हरकतों पर बिना वजह हल्का सा मुस्कुरा देता है, जबकि वह खुद नहीं समझ पाता कि उसे यह सब अच्छा क्यों लग रहा है। लेकिन जैसे ही ली वापस अंदर जाने वाला होता है, उसकी नजर पास में छिपकर जेनी को देख रहे बाल पर पड़ती है। उसे तुरंत समझ आता है कि बाल किसी भी समय उस पर हमला कर सकता है। बिना असली वजह बताए ली जेनी के पास जाता है और सामान्य तरीके से उसे अपने साथ ऑफिस लौटने के लिए कहता है। जेनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ली असल में उसकी सुरक्षा कर रहा है। वह खुशी से मान लेती है कि शायद ली ने आखिरकार उसे नौकरी पर रखने का फैसला कर लिया है और तुरंत उसके साथ अंदर चली जाती है। ऑफिस पहुंचते ही वह अपनी दादी को फोन करके उत्साह से नौकरी मिलने की खबर बताती है। उसकी दादी भी बेहद खुश हो जाती है और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोगों को गर्व से यह बात बताती हैं। मगर इस खुशी के बीच जेनी की दादी के सामने अचानक कुछ अनजान मेहमान आ जाते हैं। वे सभी ट्रांसफॉर्म हो चुके सुपर ह्यूमन होते हैं जो डॉक्टर हा को किसी मसीहा की तरह पूछते हैं। उन्हें सच में लगता है कि अनाथालय में हुए धमाके के समय डॉक्टर हा ने उनकी जान बचाई थी। उनके अनुसार डॉक्टर हा ने उस समय बच्चों को पहले बाहर भागने के लिए कहा और खुद पीछे रह गया था। वे उस पल को कभी नहीं भूले, इसलिए जेल से बाहर आने के बाद भी उसके प्रति पूरी तरह वफादार रहे।
वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इमॉर्टल चाइल्ड मिल जाने के बाद उनके अनस्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक किया जा सकता है। बातचीत के दौरान जेनी की दादी डॉक्टर हाँ से पूछती हैं कि वह इतने साल बाद जेल से बाहर कैसे आया। डॉक्टर हाँ ठंडी आवाज में जवाब देता है कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक उनकी भी है, क्योंकि बहुत साल पहले बीमार बच्चों की मदद के नाम पर उन्होंने ही उसके रिसर्च को फंड किया था। हैरान जेनी की दादी कहती हैं कि उन्हें कभी पता नहीं था कि उसके एक्सपेरिमेंट्स इतने भयानक बन जाएंगे। डॉक्टर हाँ व्यंग्य से कहता है कि अगर खुद से झूठ बोलने पर उन्हें रात में अच्छी नींद आती है तो उन्हें यही कहानी मानते रहना चाहिए। इसके बाद वह सीधे पूछता है कि इमॉर्टल चाइल्ड कहाँ है। जेनी की दादी मजबूती से दावा करती हैं कि वह बच्चा कई साल पहले मर चुका है। तभी डॉक्टर हाँ के पास खड़ी एक लड़की अपनी माइंड कंट्रोल पावर का इस्तेमाल करके दोबारा उनसे जबरदस्ती सवाल करती है, मगर दबाव के बावजूद जेनी की दादी अपना जवाब नहीं बदलती। यहाँ पता चलता है कि इमॉर्टल चाइल्ड असल में कभी पूरी तरह मर ही नहीं सकता था। डॉक्टर हाँ ने सालों तक उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए और बच्चा कई बार शारीरिक रूप से मरने के बाद भी हर बार दोबारा जिंदा हो जाता था, मगर हर मौत और वापसी में उसे ऐसा दर्द सहना पड़ता था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इन सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखने वाला इंसान ली था। उस समय ली इमॉर्टल लड़के की बहुत परवाह करता था और उसे बार बार टॉर्चर होते देखकर आखिरकार अपना कंट्रोल खो बैठा। गुस्से में उसने पूरी फैसिलिटी बर्बाद कर दी, जिस वजह से 20 साल पहले वह बड़ा धमाका हुआ था। उस दिन के बाद किसी को नहीं पता चला कि इमॉर्टल चाइल्ड के साथ क्या हुआ और ली भी चुपचाप इतने सालों से उसकी तलाश करता रहा। जब उसने जेनी को मरने के बाद वापस जिंदा होते देखा तब कुछ समय के लिए उसे शक हुआ कि शायद जेनी का उस बच्चे से कोई कनेक्शन है, मगर बाद में उसने खुद को समझाया कि वह गलत होगा, क्योंकि उसकी याद में इमॉर्टल चाइल्ड एक लड़का था। फिलहाल संगठन जेनी को नुकसान न पहुंचाने का फैसला करता है और रेस्टोरेंट से चला जाता है। कुछ देर बाद वे जेनी को बाहर खुशी से अपनी नई पावर एंजॉय करते हुए देखते हैं। जेनी उत्साह से सोचती है कि अगर उसने टेलीपोर्टेशन को ठीक से कंट्रोल करना सीख लिया तो वह बिना पैसे, टिकट या किसी ट्रांसपोर्ट के दुनिया में कहीं भी जा सकती है। अगले दिन ली जेनी को फोन करके कुछ काम में मदद करने के लिए बुलाता है, मगर वह तुरंत कांग और सन को भी अपने साथ ले आती है। ली के कोवर्कर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह किसी तरह इन 3 पागलों के साथ काम करने लगा है। कुछ ही देर बाद चर्च के सदस्य वहां पहुंचते हैं और दावा करते हैं कि वे सिर्फ सड़कें साफ करने में मदद करने आए हैं, मगर ली तुरंत असली बात समझ जाता है। वे जेनी को पकड़ने आए थे, क्योंकि उन्हें शक था कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया है। उसकी सुरक्षा की चिंता करते हुए ली तुरंत जेनी, कांग और सन को पकड़कर एक कमरे में छिपा देता है। वह तीनों से कहता है कि अभी से ट्रेनिंग शुरू करें और यह पता लगाएं कि उनकी पावर्स कब और किस तरह एक्टिवेट होती हैं। तीनों अजीब तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं ताकि अपनी शक्तियों को समझ सकें। उसी समय चर्च के हेडक्वार्टर में संगठन एक और ट्रांसफॉर्म हुए इंसान को चुपचाप खत्म कर देता है, क्योंकि उसकी पावर अनस्टेबल हो चुकी थी। यह देखकर संगठन की एक लड़की डर जाती है और अपनी साथी से पूछती है कि क्या एक दिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। उसकी दोस्त शांति से कहती है कि उन्हें अपने पिता डॉक्टर हाँ पर भरोसा रखना चाहिए और इमॉर्टल चाइल्ड की तलाश पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ जेनी के गायब होने की जांच कर रहा डिटेक्टिव उसकी दादी से दोबारा मिलने आता है। रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी फुटेज देखने के बाद वह बताता है कि ट्रांसफॉर्म हुए लोग सिर्फ एक रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दिए थे। फुटेज में बाल दूर से जेनी को देखकर डॉक्टर हाँ से कहता है कि यही वह लड़की है जो हमेशा ली के आसपास दिखाई देती है। डॉक्टर हाँ तुरंत बाल को उसे पकड़ने का आदेश देता है, मगर बाल जेनी तक पहुंच पाता उससे पहले ही वह उसकी आंखों के सामने रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। ये रिकॉर्डिंग देखकर जेनी की दादी पूरी तरह हैरान और पहले से भी ज्यादा डरी हुई होती हैं कि उनकी पोती असल में क्या बनती जा रही है। सिक्योरिटी फुटेज से वह पहले ही परेशान होती हैं, मगर अगला झटका तब लगता है जब सामने बैठा डिटेक्टिव अचानक उन्हें गलत नाम से बुलाता है। ठीक उसी पल असली डिटेक्टिव किसी दूसरी जगह से उन्हें फोन करता है। जेनी की दादी तुरंत समझ जाती हैं कि उनके सामने खड़ा आदमी नकली है। देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगता है और वह संगठन की इल्यूजन पावर वाली लड़की बन जाती है। वह शांति से बताती है कि अपने पिता के लिए इमॉर्टल चाइल्ड की लोकेशन जानने आई है। गुस्से में जेनी की दादी पूछती हैं कि डॉक्टर हाँ ने उनके साथ जो कुछ किया उसके बाद भी वह उसे पिता कैसे कह सकती है। लड़की कड़वाहट से जवाब देती है कि कम से कम डॉक्टर हाँ ट्रांसफॉर्म हो चुके बच्चों के साथ रहा, जबकि बाकी बड़े लोग सिर्फ सामान्य बच्चों को बचाकर उन्हें वहीं छोड़ गए थे। यह बात सुनकर जेनी की दादी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि डॉक्टर हाँ ने इन बच्चों की भावनाओं को कितनी गहराई से अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसके बावजूद इल्यूजन गर्ल उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने इमॉर्टल चाइल्ड की लोकेशन नहीं बताई तो वह उन्हें कभी खत्म न होने वाले हेलुसिनेशन में फंसाकर हमेशा की दुख भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगी। जेनी की दादी ठंडी हंसी के साथ कहती हैं कि बीते 20 सालों का गिल्ट और दर्द उनके लिए पहले ही नर्क जैसा रहा है। ये सुनकर लड़की निराश होकर वहां से चली जाती है। उसके गायब होते ही जेनी की दादी तुरंत असली डिटेक्टिव से संपर्क करती हैं और उससे विनती करती हैं कि संगठन से पहले जेनी को ढूंढ निकाले। इसी दौरान ली की मुलाकात चर्च ग्रुप के पूरी तरह पागल लीडर से होती है, जो सच में मानता है कि उनकी सुपरनेचुरल पावर्स स्वर्ग से मिले मिरेकल हैं। वह बाल के हर आदेश को आंख बंद करके मानता है और ली से आराम से कहता है कि अब उसे मरना होगा, क्योंकि उन्होंने यही तय किया है।
मगर स्थिति आगे बढ़ने से पहले बाल अचानक हमला करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के चर्च लीडर को खुद ही मार देता है। इसके बाद बाल और ली के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लड़ाई के बीच जेनी गलती से सीधे उसी जगह टेलीपोर्ट हो जाती है और आसपास की बर्बादी देखकर डर जाती है। जैसे ही बाल एक कार उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, जेनी घबराकर वापस कांग और सन के पास टेलीपोर्ट हो जाती है। अब भी डरी हुई जेनी जल्दी से बताती है कि ली खतरे में है, मगर जैसे ही वह कांग का हाथ पकड़ती है, उसकी पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाती है और दोनों गलती से वापस लड़ाई के बीच पहुंच जाते हैं। बाल तुरंत दूसरी गाड़ी उनकी तरफ फेंककर तीनों को एक साथ मारने की कोशिश करता है। बिना कुछ सोचे जेनी दौड़कर ली के सामने आ जाती है ताकि उसे बचा सके। जोरदार टक्कर के बाद जेनी और ली दोनों कार के नीचे दब जाते हैं। बाल पूरे विश्वास से मान लेता है कि उसने उन्हें खत्म कर दिया है, मगर अगले ही पल कांग आराम से पूरी गाड़ी उठाकर दोनों के ऊपर से हटा देता है। कांग की ताकत देखकर बाल हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वह उसे एक और डिफेक्टिव एक्सपेरिमेंट कहकर मजाक उड़ाता है, मगर कांग को अब भी ठीक से समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वह गर्व से ऐसे पेश आता है जैसे वह बस बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हो। बाल उसके ऊपर जितने भी वार करता है, आसपास की हर चीज टूटती जाती है, मगर कांग को कुछ नहीं होता। इसी बीच जेनी गलती से खुद को और ली को लड़ाई से बहुत दूर टेलीपोर्ट कर देती है। इस बार वह ठीक उसी जगह पहुंचती है जहां जाने का सपना हमेशा से देखती थी, मगर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। लड़ाई के दौरान कोई नुकीली चीज जेनी की गर्दन में घुस गई थी और अब वह ली की आंखों के सामने धीरे धीरे मरने लगती है। ली बेबस होकर उसे होश खोते देखता रहता है, मगर कुछ ही पल बाद जेनी अचानक दोबारा आंखें खोल देती है, जैसे मौत ने खुद उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। जेनी को कुछ समझ नहीं आता, जबकि ली का शक और मजबूत हो जाता है कि उसका इमॉर्टल चाइल्ड से कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। मगर लड़ाई में जरूरत से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के बाद ली अचानक थककर गिर जाता है। बाल भी अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल करने से बहुत कमजोर हो जाता है, जिस वजह से जो उसे गुस्से में डांटती है कि उसने बिना सोचे ली से लड़ाई क्यों शुरू की। उधर रैन चुपचाप पूछती है कि बाल ली से इतनी नफरत क्यों करता है। वह बाहर से ऐसा दिखाती है जैसे ली उसके लिए कुछ भी नहीं, मगर सच्चाई पूरी तरह अलग होती है। कई साल पहले रैन अपने इल्यूजन पावर्स का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट के दर्द के बीच ली को छोटी छोटी खुशियों वाली दुनिया दिखाती थी और पहली बार उसे मुस्कुराती थी। उसी समय से रैन के मन में ली के लिए भावनाएं पैदा हो गई थीं और वह इतने सालों में भी उसे कभी नहीं भूल पाई। लड़ाई से बचने के बाद जेनी और कांग बेहोश ली को उसके अपार्टमेंट में लाते हैं और मिलकर उसकी चोटों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। मदद करते समय वे पहली बार देखते हैं कि ली का पूरा शरीर कितने भयानक पुराने घावों से भरा है। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा दर्द सहा है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। बाद में कांग और सन उत्साह से ली को बताते हैं कि उन्होंने वंडर किंडर के एक बेहद ताकतवर सुपर ह्यूमन से लड़ाई की और किसी तरह जिंदा बच गए। मजाक करते हुए भी तीनों धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी जिंदगी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कांग फिर से उत्साह से कहता है कि उन्होंने वंडर किंडर के बहुत शक्तिशाली आदमी से लड़ाई की थी, जिसे सुनकर सन घबराकर पूछता है कि क्या इसका मतलब वे भी उसी संगठन का हिस्सा हैं। ली तुरंत उसकी उम्मीद तोड़ते हुए बताता है कि संगठन उन्हें अपना सदस्य नहीं बल्कि फेल और डिफेक्टिव एक्सपेरिमेंट मानता है। ये सुनते ही सन का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उधर जेनी की दादी अपने डिटेक्टिव को बाल और ली की लड़ाई वाली जगह की सीक्रेट जांच के लिए भेजती है। वहां पहुंचकर उसे चारों तरफ इंसानी खून दिखाई देता है, मगर वह ये समझ नहीं पाता कि वह खून किसका है। ली के अपार्टमेंट में जेनी उसके पास रुकती है क्योंकि उसके साथ हुए दर्द के बारे में सोचकर उसे सच में बुरा लग रहा होता है। सोते समय ली सपने में बहुत धीमी आवाज में अपनी माँ को पुकारता है और उसकी आवाज में छिपा दर्द जेनी को अंदर तक प्रभावित करता है। वह चुपचाप उसके पास बैठी रहती है क्योंकि बेहोशी में भी ली उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होता। बाद में जेनी अपनी दादी के घर लौटकर कुछ सामान लाती है, ली के बिखरे हुए अपार्टमेंट को साफ करती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। जब ली जागकर यह सब देखता है तब वह अंदर से भावुक हो जाता है, मगर हमेशा की तरह अपनी भावनाएं दिखाने की कोशिश नहीं करता। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर ली देखता है कि जेनी, कांग और सन पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं और वंडर किंडर तथा उसके लोगों से लड़ने के बारे में लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ली ईमानदारी से चेतावनी देता है कि वंडर किंडर के सदस्य बेहद खतरनाक हैं और आसानी से उन सभी को मार सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही समझदारी होगी। मगर रैन चुपचाप उनकी बातचीत सुन लेती है और यह देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि ली इन तथाकथित लूजर्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। उसे इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह देखती है कि ली उन्हें छोड़ने के बजाय खुद उनकी ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग के दौरान ली तीनों से कहता है कि वे पता लगाएं कि उनकी पावर्स किस स्थिति में एक्टिवेट होती हैं। काफी कोशिश के बाद उन्हें समझ आता है कि जब कोई कांग को बेइज्जत करता है या बहुत गुस्सा दिलाता है तभी उसकी सुपर स्ट्रेंथ बाहर आती है। सन की पावर तब एक्टिवेट होती है जब वह झूठ बोलता है, हालांकि अभी तक वह इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। जेनी की टेलीपोर्टेशन पावर तब एक्टिवेट होती है जब उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, लेकिन वे इसे हर बार सही समय पर एक्टिवेट नहीं कर पाते, जिस वजह से जेनी परेशान होकर लगभग हार मानने लगती है। तभी उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है और वह डर के मारे उसे मारने दौड़ती है।
ली तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अचानक उनके आसपास और भी बहुत सारे कीड़े दिखाई देने लगते हैं। असल में रैन अपनी इल्यूजन पावर से उन्हें हेलुसिनेशन दिखा रही होती है ताकि वे आपस में ही एक दूसरे पर हमला करने लगे। बाद में रैन सीधे ली के सामने आती है और पूछती है कि वह अपने पुराने परिवार को छोड़कर इन लोगों को क्यों चुन रहा है। ली को यह सुनकर गुस्सा आता है कि वह अब भी डॉक्टर हाँ और संगठन का बचाव कर रही है, खासकर तब जब रैन कहती है कि वे सभी अब भी एक परिवार हैं। जैसे ही रैन हद पार करने लगती है, ली अपनी पावर से उसे समूह से दूर फेंक देता है और उसी पल सारे हेलुसिनेशन गायब हो जाते हैं। उस रात दोनों शांति से साथ बैठे होते हैं। तब ली आखिरकार जेनी को रैन की सच्चाई बताता है। वह कहता है कि रैन भी इमॉर्टल चाइल्ड की तलाश कर रही है और कई साल पहले वह इमॉर्टल लड़का ली के बेहद करीब था। एक्सपेरिमेंट्स उसे चाहे जितनी बार मारते, वह हर बार दोबारा जिंदा हो जाता था। मगर इतने सालों तक उसका कोई निशान न मिलने के बाद ली को लगने लगा कि शायद वह लड़का आखिरकार हमेशा के लिए गायब हो चुका है। जेनी कंफ्यूज होकर पूछती है कि अगर वह सच में इमॉर्टल था तो यह कैसे हो सकता है। ली शांति से जवाब देता है कि जेनी खुद भी एक बार मरकर वापस आ चुकी है और इसी वजह से उसने शुरुआत से उस पर शक किया था। इसके बाद वह एक और डरावनी सच्चाई बताता है कि जेनी की दादी कई सालों तक डॉक्टर हाँ के एक्सपेरिमेंट्स को पैसे देती रही थी। ये सच्चाई जेनी को अंदर से तोड़ देती है। वह तुरंत अपनी दादी के पास जाती है और 7 साल की उम्र में हुई अपनी हार्ट सर्जरी के बारे में पूछती है। उसकी दादी रोते हुए मानती है कि उस समय जेनी मरने वाली थी। उसी दौरान लैब में धमाका हुआ था और इमॉर्टल चाइल्ड अब भी उस फैसिलिटी के अंदर जिंदा था। चोई ने जेनी की दादी को समझाया था कि उस बच्चे का दिल जेनी के अंदर ट्रांसप्लांट करना ही उसकी जान बचाने का इकलौता रास्ता था। ये सुनकर जेनी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके जिंदा रहने की वजह से एक मासूम बच्चे ने दर्द सहा और उसकी दादी ने अनजाने में उन भयानक एक्सपेरिमेंट्स को फंड भी किया। इतना बड़ा गिल्ट संभाल न पाने की वजह से जेनी अकेली सड़कों पर घूमते हुए रोती रहती है और बाद में ली का सामना भी नहीं कर पाती। ली उसके दर्द को समझकर चुपचाप दूर से उसका पीछा करता है और बिना बात करने पर मजबूर किए उसकी सुरक्षा करता रहता है। जेनी घर लौटने से इनकार कर देती है और उस रात कांग के घर रुकती है। अगली सुबह वह काम पर भी नहीं आती, जिस वजह से ली उसकी चिंता करने लगता है। इसी दौरान जेनी की दादी एक डिटेक्टिव को स्पाई बनाकर चर्च के अंदर भेजती हैं ताकि वह वहां हो रही हर चीज की सीक्रेट रिकॉर्डिंग कर सके। वीडियो में सामने आता है कि चर्च के लोग सच में मानते हैं कि बाल और उसके साथियों के पास भगवान से मिली मिरेकल पावर्स हैं और साल खत्म होने से पहले पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। बाल सबके सामने अपनी पावर से एक डिसेबल्ड बच्चे को दोबारा खड़ा करके चलवा देता है। लोग यह समझने के बजाय कि उसके पास सिर्फ सुपरनेचुरल पावर है, उसे और ज्यादा भगवान जैसा मानने लगते हैं। उस रात जेनी आखिरकार ली से मिलने आती है। उसे देखते ही ली समझ जाता है कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, इसलिए वह खुद बाहर जाकर उसके लिए खाना खरीद कर लाता है। साथ बैठकर खाना खाते समय जेनी भावुक होकर कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि वह माफी कैसे मांगे, क्योंकि उसकी दादी के फैसलों ने ली का बचपन बर्बाद कर दिया और उससे वह इंसान छीन लिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। ली नरमी से कहता है कि इसमें जेनी की कोई गलती नहीं थी और उसे उन बड़ों के पापों के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए जो तब किए गए थे जब वह कुछ समझने लायक भी नहीं थी। बाद में जेनी अपनी दादी के पास जाती है और ईमानदारी से कहती है कि वह अभी तक बीती हुई चीजों के लिए उन्हें पूरी तरह माफ नहीं कर पाई है, मगर साथ ही वह साफ कर देती है कि वह किसी को भी अपनी दादी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। यह सुनकर उसकी दादी भावुक हो जाती हैं, क्योंकि इतने दर्द के बाद भी जेनी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। मगर जब उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने लगा है, तब जेनी चुपचाप अपना सामान पैक करके ली के अपार्टमेंट में रहने चली जाती है। मामला और भी अजीब बनाते हुए जेनी ली को बताती है कि वह कांग को भी साथ लाई है, क्योंकि किसी लड़की और लड़के का अकेले साथ रहना सही नहीं होगा। उसके लॉजिक के हिसाब से 2 लड़कों का साथ रहना बिल्कुल सामान्य था। ली कुछ बोल नहीं पाता और मजबूरी में उन्हें रहने देता है। रात में ली राहत महसूस करता है कि कम से कम सन वहाँ नहीं आया, लेकिन अगली सुबह सन भी उसके अपार्टमेंट में पहुंचकर आराम से नाश्ता करने लगता है, जबकि ली पहले से ही ऑफिस में थका हुआ बैठा होता है। ट्रेनिंग जारी रखते हुए वे आखिरकार सन की पावर का सही ट्रिगर समझ जाते हैं। जब भी वह झूठ बोलता है, उसका शरीर किसी चीज से चिपक जाता है। दूसरी तरफ जेनी की टेलीपोर्टेशन तब एक्टिवेट होती है जब उसकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ती है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि कैफीन जेनी की हार्ट बीट तुरंत बढ़ा देती है। हर बार कॉफी पीते ही वह बिना कंट्रोल के एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने लगती है। घबराने के बजाय जेनी इस चीज को एंजॉय करने लगती है और अपनी पावर से शॉपिंग तथा अलग अलग जगहों पर घूमने जाती रहती है। एक समय ली पूछता है कि क्या वह किसी दूसरे इंसान को पकड़कर भी टेलीपोर्ट कर सकती है। जेनी तुरंत उसे पकड़ती है और दोनों को सीधे बीच पर टेलीपोर्ट कर देती है। ली हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, इसलिए जेनी बदला लेने के लिए उसे वहीं छोड़कर जाने वाली होती है, मगर ली लगातार फोन करता रहता है, जिसके बाद वह उसे लेने वापस आती है। मजेदार बात यह होती है कि हर बार ली अचानक उसकी तरफ दौड़ता है। जेनी की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह गलती से दोबारा गायब हो जाती है। यह बार बार होता है, जिसके बाद ली हार मानकर सामान्य ट्रांसपोर्ट से अकेला घर लौटता है। घर पहुंचने पर जेनी उसे एक छोटी सी बर्थडे पार्टी देकर सरप्राइज करती है। ली को खुद भी याद नहीं था कि उस दिन उसका बर्थडे है। जेनी खुद बाहर जाकर उसके लिए केक खरीद कर लाती है और यह पल उम्मीद से ज्यादा प्यारा बन जाता है। कई सालों बाद पहली बार ली सच में खुश दिखाई देता है, मगर अचानक माहौल बदल जाता है जब ली जेनी से कहता है कि उसे किसी के बारे में जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। जेनी कुछ समझ पाती उससे पहले वह चुपचाप उसके ड्रिंक में दवा मिला देता है।
यहाँ पता चलता है कि ली ने सभी से छिपकर डॉक्टर हा के साथ डील कर ली थी। अपने असली परिवार की जानकारी और अपनी ओरिजिनल फाइल के बदले उसने इमॉर्टल चाइल्ड को ढूंढने में संगठन की मदद करने का वादा किया था। दूसरी तरफ सन को शक होता है क्योंकि ली और जेनी दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। उन्हें ढूंढते समय उसे ली के धोखे के बारे में पता चलता है और वह तुरंत कांग को चेतावनी देकर जेनी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सन हमेशा बेवकूफी की बातें करता था, इसलिए शुरुआत में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। परेशान होकर वह अपनी पत्नी से भी कह देता है कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकता, मगर यह कहते ही उसका हाथ एक चीज से चिपक जाता है क्योंकि उसकी पावर झूठ बोलते समय एक्टिवेट होती है। यह देखकर सन रोने लगता है क्योंकि उसकी अपनी पावर भी जानती थी कि वह पत्नी के बिना नहीं रहना चाहता। उधर जेनी को सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाया जाता है जबकि बाकी लोगों को कुछ पता नहीं होता। लैब के अंदर डॉक्टर हा की टीम उसे बेहोश करने की तैयारी करती है, मगर जेनी समय से पहले जाग जाती है और पूरी जगह का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यह किसी हॉरर मूवी के पागल साइंटिस्ट की अंडरग्राउंड लैब जैसी लगती है। डॉक्टर हा उसके मजाक को नजरअंदाज करके अपना एक्सपेरिमेंट तैयार करता रहता है। जेनी तेजी से सोचते हुए अपनी जेब से कॉफी जेली निकालती है और जैसे ही उसे खाती है उसकी हार्ट बीट बढ़ती है तथा वह तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। उसी समय ली अपनी सीक्रेट फाइल खोलकर अपने परिवार की सच्चाई पता करता है। उसके पिता की मौत हो चुकी थी मगर उसकी माँ अभी कहीं जिंदा थी। वह इस खबर को समझ पाता उससे पहले जेनी अचानक उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। गुस्से और दर्द में जेनी उसे पकड़कर पूछती है कि उसने उसके साथ धोखा क्यों किया। ली चुपचाप उसे दूसरी कॉफी झेली देता है और बताता है कि उसने जानबूझकर डॉक्टर हा को यह नहीं बताया था कि कैफीन से उसकी टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट होती है। असल में ली ने उसे भागने का रास्ता दिया था। यह सुनकर जेनी इतनी भावुक हो जाती है कि लगभग रोने लगती है। शर्मिंदा होकर वह अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करती है, मगर गलती से दोबारा टेलीपोर्ट होकर सीधे उसी लैब में वापस पहुंच जाती है। इस बार गार्ड्स तुरंत उसे बेहोश कर देते हैं और ऑपरेशन रूम तैयार कर लेते हैं। दोबारा होश आने पर डॉक्टर हा ठंडी आवाज में बताता है कि बाकी बच्चों को बचाने के लिए वे जेनी की कुर्बानी देने वाले हैं। उसके लिए जेनी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स की सफलता ज्यादा जरूरी थी। पूरी तरह टूट चुकी जेनी धीरे से पूछती है कि क्या कम से कम ली को उसे धोखा देने के बदले कुछ मिला। डॉक्टर हा बताता है कि ली अपना इनाम पहले ही ले चुका है क्योंकि उसे अपनी माँ की लोकेशन पता चल गई है। ये सुनकर जेनी का दिल टूट जाता है। अंदर से वह ली से पूरी तरह नफरत भी नहीं कर पाती क्योंकि अपनी माँ को ढूंढने के लिए किया गया उसका फैसला दर्दनाक होने के बावजूद समझ में आता था। अगली सुबह जेनी की दादी पुराने प्रोजेक्ट को पैसे देने वाले दूसरे इन्वेस्टर से मिलने जाती हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उसे पहले ही चर्च में ट्रांसफर किया जा चुका है। यह सुनते ही वह समझ जाती हैं कि जेनी बहुत बड़े खतरे में है। उसी समय सन कांग को ली की डील और जेनी के किडनैप होने की पूरी बात बताता है। ये सुनकर कांग अपना कंट्रोल खो देता है और कहता है कि उन्हें तुरंत जेनी को बचाने जाना होगा। सन उसे बेवकूफी छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए कहता है, मगर कांग पीछे हटने से इनकार कर देता है। स्कूल के दिनों में जेनी ही वह इंसान थी जिसने उसे बचाया था। पहले सभी लोग उसे बुली करते और बेइज्जत करते थे, लेकिन जेनी के दोस्त बनने के बाद किसी की उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। कांग सबसे पहले ली के पास पहुंचकर पूछता है कि जेनी को कहाँ रखा गया है। शुरुआत में ली जवाब देने से इनकार करता है, मगर फिर जेनी की दादी भी उसे फोन करती हैं। उनके घर पहुंचने पर ली की नजर जेनी की पुरानी बकेट लिस्ट पर पड़ती है। उसमें मरने से पहले पूरे करने वाले छोटे छोटे सपने लिखे होते हैं जिनमें 30 साल की उम्र तक जिंदा रहना भी शामिल था। उसकी इच्छाएं पढ़कर ली अंदर से टूट जाता है। जेनी की दादी सच्चे दिल से माफी मांगती हैं क्योंकि अब वह समझती हैं कि ली उन बच्चों में से एक था जिनकी जिंदगी उनके फंड किए हुए प्रोजेक्ट ने बर्बाद कर दी। ली ठंडी आवाज में कहता है कि माफी अब बीते हुए समय को ठीक नहीं कर सकती। फिर भी वह उससे जेनी की लोकेशन बताने की विनती करती है क्योंकि अब उनके लिए अपनी पोती को बचाने के अलावा कुछ मायने नहीं रखता। ली बिना जवाब दिए चला जाता है, मगर बाहर कांग और सन भी उसका पीछा करते हुए लगातार जेनी के बारे में पूछते रहते हैं। आखिरकार ली सच्चाई से भागना बंद कर देता है। वह जेनी की दादी से दोबारा संपर्क करके मानता है कि उसने अपनी माँ को ढूंढने की बेचैनी में जेनी को धोखा दिया था। हैरानी की बात यह होती है कि उससे नफरत करने के बजाय जेनी की दादी उसका दर्द समझती है। वह तुरंत जेनी को बचाने में उसकी मदद करने का वादा करती है और कुछ लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ली अपने ऑफिस लौटकर मैनेजर से चर्च की फैसिलिटी का अंदरूनी मैप मांगता है। नक्शा मिलने के बाद पूरा ग्रुप जेनी के रेस्क्यू का प्लान तैयार करना शुरू करता है। उधर अंडरग्राउंड लैब में डॉक्टर हा जेनी के खून से एक टेम्पररी सीरम बनाने में कामयाब हो जाता है। लैब के चूहों पर टेस्ट करने पर सीरम सच में काम करता है, जिससे डॉक्टर हा बेहद एक्साइटेड हो जाता है। मगर उसके आसपास मौजूद बाकी सुपर ह्यूमन डरने लगते हैं और पूछते हैं कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि इमॉर्टल चाइल्ड मिल चुका है। जो को शक होता है और वह अपनी पावर से डॉक्टर हा के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर हा उसकी भावनाओं से खेलते हुए याद दिलाता है कि वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। दुख की बात यह होती है कि जो एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है। चर्च के बाहर अचानक शहर के लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। असल में यह सब जेनी की दादी के प्लान का हिस्सा होता है ताकि गार्ड्स का ध्यान बाहर रहे और ली, कांग, सन तथा डिटेक्टिव पीछे के रास्ते से अंदर घुस सकें। अंदर जाते समय एक आदमी ली को पहचान लेता है और भावुक होकर बताता है कि वह भी उसी पुराने प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ बच्चा था।
ली ने सालों पहले लैब बर्बाद कर दी थी, जिस वजह से वह और 20 दूसरे बच्चे एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले भाग पाए थे। ये सुनकर ली भावुक हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे समझ आता है कि उस दिन उसने सिर्फ तबाही नहीं मचाई थी, बल्कि कई बच्चों की जान भी बचाई थी। ग्रुप फैसिलिटी के अंदर घुसकर एक के बाद एक गार्ड्स को गिराता हुआ जेनी तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी समय जेनी डर जाती है जब उसे पता चलता है कि एक बूढ़े अमीर आदमी को उसके दिल का ट्रांसप्लांट लेने के लिए वहां लाया गया है। गुस्से में जेनी डॉक्टर हा से पूछती है कि क्या ये बूढ़ा आदमी भी दुनिया को बचाने वाला है। डॉक्टर हा ठंडी आवाज में कहता है कि वह आदमी अमीर और जरूरी है, जबकि जेनी की कोई कीमत नहीं, इसलिए इमॉर्टल हार्ट पर उसी का अधिकार है। यह सुनकर जेनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह रोते हुए कहती है कि उसकी जिंदगी बेकार नहीं है। वह अपनी दादी, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो उससे प्यार करते हैं। वह चिल्लाकर कहती है कि वह मरना नहीं चाहती और डर के बावजूद पूरी ताकत से विरोध करती रहती है। सर्जरी शुरू होने से ठीक पहले ली, कांग और सन ऑपरेशन रूम के अंदर घुस जाते हैं। वे वहां मौजूद सभी लोगों से लड़ते हुए पूरी जगह बर्बाद कर देते हैं, ताकि देर होने से पहले जेनी को बचाया जा सके। ली अचानक जेनी के बेहद करीब दौड़ता है, जिसे देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ली जानता था कि ऐसा होते ही उसकी टेलीपोर्टेशन पावर एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही जेनी का दिल तेजी से धड़कता है, वह ली के प्लान के मुताबिक लैब से गायब हो जाती है। जाने से पहले ली उसे किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहता है। दुनिया में किसी भी जगह जाने के बजाय जेनी सीधे ली के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट होती है और उसे पालने वाली अपनी दादी को वहीं छोड़ देती है। वहां पहुंचकर वह वापस जाकर बाकी लोगों की मदद करने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ ली अकेले बाल और रैन के सामने फंस जाता है। बाल अब बात करने के मूड में नहीं होता और तुरंत सामने मौजूद सभी लोगों को खत्म करने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह होती है कि इस बार कांग भागने के बजाय उसके सामने खड़ा हो जाता है। रैन शारीरिक हमला करने के बजाय ली के दिमाग पर वार करती है। वह उसे खतरनाक इल्यूजन में फंसाकर उसका पुराना दोस्त मदद के लिए चिल्लाता हुआ दिखाती है। गिल्ट में डूबा ली अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी पावर पूरी जगह को हिलाने लगती है। इस पूरे हंगामे के बीच सन लगातार झूठ बोलता रहता है, जिस वजह से उसकी चिपकने वाली पावर उसे जमीन से मजबूती से जोड़े रखती है और ली की अनकंट्रोल्ड टेलीकाइनेसिस उसे दूर नहीं फेंक पाती। जेनी वापस टेलीपोर्ट होकर सीधे ली के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। हैरानी की बात यह होती है कि उसे देखते ही ली तुरंत शांत होने लगता है। ली धीरे से कबूल करता है कि उसने बचपन में अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वह ऐसा नहीं कर पाया। ये कहने के बाद वह थकान से बेहोश होकर गिर जाता है। जेनी कांग और सन से ली को उठाने के लिए कहती है, मगर दोनों कहते हैं कि वे उसे ठीक से उठा नहीं सकते। जेनी उन्हें खुद को पकड़ने के लिए कहती है ताकि वह सभी को एक साथ टेलीपोर्ट कर सके। टेलीपोर्टेशन सभी के लिए काम करती है, मगर सन सबसे खराब समय पर अपनी पावर की वजह से जमीन से चिपका रह जाता है। बाल धीरे धीरे होश में आ रहा होता है, इसलिए सन घबराकर सोचने लगता है कि उसने कौन सा झूठ बोला था। तभी उसे याद आता है कि वह ली को उठा सकता था, मगर उसने सिर्फ मेहनत से बचने के लिए झूठ बोला। जैसे ही वह सच्चाई स्वीकार करता है, उसकी पावर उसे छोड़ देती है और वह जान बचाकर चिल्लाते हुए भाग जाता है। दूसरी तरफ जेनी गलती से खुद और बाकी लोगों को दोबारा चर्च के अंदर ही टेलीपोर्ट कर देती है। वह कांग को छिपे रहने के लिए कहती है और खुद दूसरा रास्ता ढूंढने निकलती है। जेनी चुपचाप डॉक्टर हा की लैब में टेलीपोर्ट होती है और वहाँ एक डरावना एक्सपेरिमेंट देखती है। डॉक्टर हा जेनी के खून से बना सीरम बूढ़े अमीर आदमी के शरीर में इंजेक्ट करता है। कुछ सेकंड के लिए वह बूढ़ा आदमी सच में जवान हो जाता है और अपने शरीर में आए बदलाव पर विश्वास नहीं कर पाता, मगर खुश होने से पहले ही उसकी उम्र तेजी से उलटी दिशा में बढ़ने लगती है और वह सबके सामने मर जाता है। ये देखकर जेनी बुरी तरह डर जाती है, मगर अमीर आदमी ने पहले ही अपने गार्ड्स को आदेश दिया था कि अगर डॉक्टर हाथ धोखा दे या एक्सपेरिमेंट फेल हो तो सभी को मार दिया जाए। गार्ड्स हमला कर पाते उससे पहले जो उनकी माइंड कंट्रोल करके उन्हें बाहर भेज देती है। पास छिपी जेनी उनकी बात सुनती है कि अब उन्हें और ज्यादा खून चाहिए ताकि बार बार टेस्ट करके सीरम को परफेक्ट बनाया जा सके। ये समझते ही कि वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, जेनी चुपचाप भागने का फैसला करती है, मगर निकलते समय उससे आवाज हो जाती है और बाल लगभग उसे पकड़ लेता है। जेनी तुरंत कॉफी पीती है और दोबारा टेलीपोर्ट हो जाती है। डॉक्टर हा यह देखकर खुद उसका पीछा करने लगता है, जो उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि डॉक्टर हा का शरीर पहले से अनस्टेबल था और पावर का ज्यादा इस्तेमाल उसके दिल को खत्म कर सकता था। मगर डॉक्टर हा अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के जुनून में उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है, जो एक बार फिर उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर हा ने सभी के कानों में स्पेशल डिवाइस लगवाए थे ताकि वह उन्हें पूरी तरह कंट्रोल न कर सके। यह समझकर कि डॉक्टर हा ने कभी उस पर पूरा भरोसा नहीं किया, जो अंदर से टूट जाती है। उसी समय जेनी भीड़ से भरे चर्च हॉल में टेलीपोर्ट होती है, जहां पूरा शहर इकट्ठा होता है। लोग उसे अचानक सामने देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह उनकी पड़ोसी है और सभी उसे जानते हैं। शुरुआत में जेनी सिर्फ कांग को पकड़कर वहां से निकलने वाली होती है, मगर उसका स्वभाव उसे चुप रहने नहीं देता। वह भागने के बजाय चर्च के लोगों से बहस करना शुरू कर देती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वे झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। जेनी लगातार बोलती रहती है जब तक जो का सब्र पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, जो अपनी माइंड कंट्रोल पावर से चर्च के अंदर मौजूद सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। अगले ही पल लोग सम्मोहित कठपुतलियों की तरह चलने लगते हैं, जो उन्हें आदेश देती है कि सभी घुसपैठियों
अपराधियों को पकड़कर बाल के पास ले जाएं। डिटेक्टिव शहर के लोगों को जॉम्बी की तरह व्यवहार करते देखकर तुरंत जेनी की दादी को खबर देता है, जिसके बाद वह अपने रेस्क्यू प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करती है। चर्च के अंदर कंट्रोल हुई भीड़ जेनी पर हमला करके लगभग उसे पकड़ लेती है। तभी होश में आ चुका ली सही समय पर पहुंचकर उसे वहां से खींच लेता है। कांग भी उनके साथ आ जाता है और तीनों हंगामे के बीच भागने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए कांग किसी डिजास्टर मूवी के हीरो की तरह हॉलवे के बीच खड़ा होकर खुद को कुर्बान करने वाला बनता है, मगर कुछ सेकंड बाद डर कर वापस उनके पीछे भागने लगता है। फिर भी वे सुरक्षित नहीं होते क्योंकि बाल दोबारा उनके सामने आ जाता है। ली जेनी से कहता है कि वह पहले कांग को टेलीपोर्ट करके बाहर ले जाए और बाद में उसके लिए वापस आए। जेनी मन न होने के बावजूद उसकी बात मानती है, जबकि ली अकेला पीछे रुककर बाल को रोकता है। उधर सन चर्च के अंदर चुपचाप रेंगते हुए एक बेहद डरावनी चीज देखता है। वह चर्च के लोगों का पीछा करते हुए बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है, जहां मरी हुई बॉडीज को एक अजीब एसिड में फेंका जा रहा होता है, जो कुछ सेकंड में इंसानी शरीर को पिघला देता है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि उसी केमिकल से भरे बहुत बड़े कंटेनर शहर के फेस्टिवल में इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखे होते हैं। जैसे ही सन समझता है कि वे इस एसिड को आम लोगों के ऊपर स्प्रे करने वाले हैं, उसे अपनी बेटी याद आती है जो उस रात फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाली थी। वह डर कर वहां से भागने लगता है, मगर माइंड कंट्रोल में फंसे चर्च के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। शुरुआत में सन उन्हें देखकर जॉम्बी जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है ताकि वे उसे अपना साथी समझें, मगर उसका प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। लोग उसे पकड़ पाते उससे पहले जेनी अचानक चेनसॉ लेकर सामने आती है और सभी को डरा कर पीछे हटा देती है। सन घबराकर बताता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। जेनी तुरंत पूछती है कि क्या अब उसने भी ऑफिशियली इस कल्ट को ज्वाइन कर लिया है। सन उसे एसिड और फेस्टिवल पर होने वाले हमले की पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर जेनी बुरी तरह डर जाती है। मामला तब और खराब हो जाता है जब जेनी ली और बाल की लड़ाई वाली जगह लौटती है और देखती है कि दोनों वहां से गायब हैं। बाल अब बुरी तरह घायल होकर लगभग मरने वाला होता है, जिस वजह से जो भावनात्मक रूप से अपना कंट्रोल खो देती है। जेनी पहले सन को चर्च से बाहर टेलीपोर्ट करके सुरक्षित करती है और फिर कल्ट के कंट्रोल में फंसे शहर के लोगों की मदद करने वापस आती है। उसी समय जेनी की दादी चर्च पहुंचकर माइक्रोफोन सिस्टम चालू करती है, जिससे लोगों पर हो रहा माइंड कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। एक एक करके सभी लोग होश में आने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वे चर्च में इकट्ठा क्यों हुए थे। दूसरी तरफ ली बड़ी मुश्किल से अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लौटता है क्योंकि उसे डॉक्टर हाँ से जवाब चाहिए होते हैं। आखिरकार डॉक्टर हाँ अपने एक्सपेरिमेंट्स की पूरी सच्चाई बताता है। कई साल पहले उसने टेस्टिंग के लिए 75 बच्चों को इकट्ठा किया था, जिनमें से 25 लगभग तुरंत मर गए। बाकी बचे 50 बच्चों में से सिर्फ आधे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद जिंदा रहे और बाकी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान दर्दनाक तरीके से मारे गए। इमॉर्टल चाइल्ड जिंदा बचने वाले बच्चों में से एक था। उस मिरेकल को देखने के बाद डॉक्टर हाँ इस सोच में पागल हो गया कि अगर वही केमिकल पूरे शहर में फैलाया जाए तो शायद और इमॉर्टल इंसान पैदा हो सकते हैं। यह सुनकर ली को घिन आती है और वह डॉक्टर हाँ को पूरी तरह पागल कहता है, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स के कारण अनगिनत मासूम लोग मर चुके थे। मगर डॉक्टर हाँ शांति से जवाब देता है कि जिंदा बचे लोग उन मौतों के लायक थे। ये समझकर कि अब उसे कोई नहीं बदल सकता, ली फैसला करता है कि और लोगों की मौत से पहले डॉक्टर हाँ को खत्म करना होगा। तभी हथियारबंद लोग ली को चारों तरफ से घेर कर उस पर बंदूक तान देते हैं, जो अपने माइंड कंट्रोल से उन्हें एक साथ फायर करने का आदेश देती है। मगर सभी की आंखों के सामने ली अपनी पावर से हर गोली को हवा में रोक लेता है और उन्हें वापस हमला करने वालों की तरफ भेज देता है। उन्हीं में से एक गोली डॉक्टर हाँ को भी लग जाती है। अगले ही पल फैसिलिटी में बड़ा धमाका होता है, जिसे जेनी बाहर से महसूस कर लेती है। वह तुरंत ली को बचाने के लिए अंदर टेलीपोर्ट होती है, मगर वहां उसे सिर्फ मलबे के नीचे फंसे घायल सैनिक दिखाई देते हैं। जेनी एक एक करके सभी को बचाने लगती है और साथ ही हर जगह ली को ढूंढती रहती है। तभी पता चलता है कि इतने समय से कैद किम चुपचाप वहां से भाग निकला था और धमाके से ठीक पहले उसने ली को बचा लिया। किम भावुक होकर माफी मांगता है कि कई साल पहले पुराने लैब डिजास्टर के समय ली ने उससे दरवाजा खोलने की विनती की थी, मगर वह उसकी मदद नहीं कर पाया। इस बार किम अपनी पावर से ली को आजाद करता है और उसे ठीक से वहां से भागने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जो मलबे के नीचे बुरी तरह घायल पड़े डॉक्टर हाँ के पास पहुंचती है। उसे बचाने के लिए वह बचा हुआ सीरम उसके शरीर में इंजेक्ट करती है, मगर सीरम जाते ही डॉक्टर हाँ का दिल पूरी तरह रुक जाता है। दुख और गुस्से में जो अपना कंट्रोल खो देती है, वह आसपास मौजूद सभी लोगों को अपने माइंड कंट्रोल में ले लेती है, जिसमें डिटेक्टिव भी शामिल होता है और उसे जेनी की दादी को धमकाने के लिए मजबूर करती है। जेनी तुरंत अपनी दादी को टेलीपोर्ट करके सुरक्षित जगह पहुंचा देती है ताकि हंगामा और ज्यादा न बढ़ सके। बाहर शहर का फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है। परिवार, बच्चे और पड़ोसी खुशी से सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि किसी को अंदाजा नहीं कि कुछ ही समय में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। सन की पत्नी और बेटी भी वहीं मौजूद होती हैं। सन सभी को खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, मगर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। शहर के लोग उल्टा चर्च का बचाव करते हैं, क्योंकि उसने कई गरीब परिवारों की मदद की थी। पूरी तरह निराश होकर सन लगभग हार मान लेता है। तभी कांग उसके पास आता है। दोनों फैसला करते हैं कि हालात चाहे जितने खराब हों, वे मासूम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। जेनी भी उनके साथ आकर कहती है कि एसिड फेस्टिवल तक
पहुंचने से पहले डॉक्टर हा का प्लान रोकना होगा। सन कहता है कि अगर वे खुद खतरे में होते तो यही लोग उनकी मदद नहीं करते, मगर जेनी उसे याद दिलाती है कि ये उनके पड़ोसी, क्लासमेट्स, कोवर्कर्स और दोस्त हैं। यह सुनकर सन को दोबारा हिम्मत मिलती है। तीनों अलग अलग होकर केमिकल कंटेनर ले जाने वाले ट्रक्स ढूंढना शुरू करते हैं। दुर्भाग्य से फेस्टिवल का परफॉर्मेंस पहले ही शुरू हो चुका होता है। सन कुछ पल रुककर अपनी बेटी को गर्व से स्टेज पर खड़ा देखता है और फिर दोबारा खतरे की तरफ दौड़ जाता है। उसी समय जेनी आखिरकार ली से मिलती है और उसे जिंदा देखकर राहत महसूस करती है, मगर तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत है, जो ने ली के दिमाग को कंट्रोल कर लिया था। ली अचानक उन्हीं लोगों के खिलाफ हो जाता है। कांग के साथ उसकी खतरनाक लड़ाई के दौरान कारें हवा में उड़ती हुई फेस्टिवल परफॉर्मेंस के ऊपर से गुजरने लगती हैं। सन घबराकर अपनी पत्नी और बेटी को पकड़ता है तथा उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा देता है। वह अपनी बेटी के कानों पर हेडफोन लगा देता है ताकि उसे बाहर हो रहे डरावने हंगामे की आवाज न सुनाई दे। इसके बाद सन अपनी पत्नी से धीरे से कहता है कि इतने झगड़ों के बावजूद वह उसे सच में प्यार करता है और फिर जेनी की मदद करने के लिए दोबारा खतरे के बीच चला जाता है। जेनी ली को जो कि माइंड कंट्रोल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर सफल नहीं होती और ली अचानक उसका गला पकड़ लेता है। कोई दूसरा रास्ता न देखकर जेनी खुद और ली को सभी लोगों से दूर एक गहरी गुफा के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। कुछ समय बाद ली धीरे धीरे जो कि कंट्रोल से बाहर आ जाता है और तुरंत जेनी को कसकर गले लगा लेता है। वह इस बात से बुरी तरह डर गया था कि उसने लगभग उसे मार दिया था। उसे वापस सामान्य देखकर जेनी भी भावुक हो जाती है। दोनों सन और कांग की मदद करने वापस जाते हैं, मगर देखते हैं कि जो अब भी दर्जनों मासूम लोगों को कंट्रोल कर रही है, ब्रेन वॉश हुए लोग चारों तरफ से उन पर हमला करने लगते हैं। खुद को बचाते समय भी ग्रुप किसी को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सभी सामान्य लोग हैं जिन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ कंट्रोल किया जा रहा है। सन की पत्नी और बेटी यह सब देखकर पूरी तरह हैरान होती हैं। जिस आदमी को वे हमेशा कमजोर और बेकार समझती थीं, वह अब सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था। इसी दौरान सन आखिरकार अपनी अजीब पावर को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि उसकी पावर झूठ बोलने पर एक्टिवेट होती है। वह लगातार बेवकूफी भरे झूठ बोलता रहता है ताकि उसका शरीर उस बड़े स्ट्रक्चर से चिपका रहे जिसे जेनी टेलीपोर्ट करने वाली थी। कई लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद भी हमले नहीं रुकते। तभी सभी को समझ आता है कि जब तक जो को हराया नहीं जाएगा, यह सब खत्म नहीं होगा। आखिरकार सन अकेला जो को ढूंढ लेता है। जब भी वह बोलकर उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, सन उसे वाक्य पूरा करने से पहले ही बीच में रोक देता है। उसकी नॉन स्टॉप बातें जो को उसकी पावर इस्तेमाल करने से रोक देती हैं। गुस्से में सन पूछता है कि मासूम लोगों ने ऐसा क्या किया था कि वे इतने दर्द के लायक हैं। जो कड़वाहट से कहती है कि जब वे बच्चे दर्द में थे तब किसी को उनकी परवाह नहीं थी, इसलिए अब उसे भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। सन जवाब देता है कि खुद दर्द सहना मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का बहाना नहीं हो सकता। वह उसे पूरी तरह रोक पाता। उससे पहले कंट्रोल हुए लोग पीछे से हमला कर देते हैं और सन बिल्डिंग से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जो भी अपनी पावर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण गिरने लगती है। उसे लगता है कि वह भी बाल की तरह मरने वाली है, इसलिए वह अपनी बहन रैन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वह उनका बदला जरूर ले। कुछ ही पल बाद ली के पास एक बेहद डरावनी घटना होती है। जेनी अचानक सामने आकर उसे चाकू मार देती है और धीरे से कहती है कि यह उसकी आखिरी विदाई है। जो तुरंत अपने एक फॉलोअर को जेनी को मारने का आदेश देती है, मगर अगले ही पल असली जेनी पूरी तरह सुरक्षित उनके पीछे दिखाई देती है। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जेनी वहां जिंदा खड़ी है तो ली को चाकू मारने वाली लड़की कौन थी। जल्द ही डरावनी सच्चाई सामने आती है कि रैन ने अपनी इल्यूजन पावर से सभी को एक नकली जेनी दिखाई थी। यहाँ तक कि जो भी उसके इल्यूजन में फंस गई थी, जिस नकली जेनी को मारा गया था, वह असल में रैन थी। ये समझकर जो पूरी तरह टूट जाती है कि उसकी नफरत और जुनून की वजह से उसकी अपनी बहन ने खुद को कुर्बान कर दिया। रैन धीरे धीरे मर रही होती है। तब ली उसके पास बैठकर उन खुशियों के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद कहता है जो उसने बचपन में बच्चों को दी थी। वह कहता है कि उसके इल्यूजन बेकार नहीं थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से दर्द और अकेलेपन में जी रहे कई बच्चे मुस्कुरा और हंस पाए थे। ये सुनकर कई सालों बाद पहली बार रैन को शांति मिलती है। तभी कांग देखता है कि उसकी पल्स अब भी हल्की चल रही है और तुरंत उसे उठाकर मदद ढूंढने ले जाता है। मगर किसी को आराम करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि आसमान में शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा बलून दिखाई देता है। उसके अंदर हमले के लिए तैयार किया गया सारा खतरनाक एसिड भरा हुआ था। अगर वह फेस्टिवल के ऊपर फट जाता तो हजारों लोग तुरंत मर जाते। जेनी कांग से कहती है कि वह उसे और सन को अपनी सुपर स्ट्रेंथ से बलून की तरफ आसमान में फेंक दे। सन डरकर चिल्लाता है कि उसने इस पागलपन के लिए साइन अप नहीं किया था। मगर जब वह नीचे जो को अपनी पत्नी को दोबारा कंट्रोल करते देखता है, तब डर के बावजूद मदद करने का फैसला करता है। ली उनके साथ जाना चाहता है, मगर जेनी उसे पीछे रुकने के लिए समझाती है ताकि सब खत्म होने के बाद वह सन को सुरक्षित पकड़ सके। कांग अपनी सुपर स्ट्रेंथ से जेनी और सन को आसमान में फेंक देता है। सन अपनी चिपकने वाली पावर से सीधे बलून से चिपक जाता है, जबकि जेनी उसके सेंटर की तरफ ऊपर चढ़ती है। अब धमाका रोकना संभव नहीं होता, इसलिए सन धीरे से अलविदा कहकर बलून को छोड़ देता है। नीचे पूरा शहर नए
साल की काउंटडाउन कर रहा होता है। जैसे ही आखिरी नंबर बोला जाता है, जेनी बलून तक पहुंच जाती है और उसी पल वह आसमान में फट जाता है। आखिरी सेकंड में जेनी पूरे धमाके को शहर से बहुत दूर टेलीपोर्ट कर देती है और सभी की जान बचा लेती है। इसके बाद मुख्य ग्रुप के अलावा किसी को ठीक से याद नहीं रहता कि उस रात क्या हुआ था। सन की बेटी को कुछ बातें याद रहती हैं, मगर वह उन्हें अपने तक रखती है और अपने पिता पर पहले से कहीं ज्यादा गर्व करने लगती है। मगर जेनी वापस नहीं आती। कई हफ्ते गुजर जाते हैं और सभी धीरे धीरे मान लेते हैं कि शहर को बचाते समय उसकी मौत हो गई। वे उसका फ्यूनरल करते हैं और उसके नाम की कब्र भी बनाते हैं। मगर फ्यूनरल के बीच जेनी अचानक कहीं से गंदी, थकी हुई और धूप में जली हालत में सामने आ जाती है। उसे देखकर उसकी दादी खुशी से लगभग बेहोश हो जाती है। जेनी बताती है कि उसने धमाके को रेगिस्तान के बीच टेलीपोर्ट कर दिया था, मगर बाद में खुद वहीं फंस गई और घर लौटने का रास्ता ढूंढते हुए कई दिन लग गए। सभी लोग दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं, खासकर ली। इतनी सारी मुश्किलों के बाद जेनी आखिरकार सुरक्षित घर लौट आती है। जब ली उसे घर के सामने खड़ा दिखता है, तब वह ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर जेनी मुस्कुराकर तुरंत पूछती है कि उसके बिना उसकी जिंदगी कैसी थी। हमेशा की तरह ली कूल और रहस्यमय बनने की कोशिश करता है और दिखाता है कि जेनी के बिना सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मगर दोनों ने साथ में जो कुछ सहा था, उसके बाद साफ था कि जेनी उसकी जिंदगी के सबसे जरूरी लोगों में से एक बन चुकी थी। बाद में ली आखिरकार अपनी माँ से मिलने जाता है। इतने साल अलग रहने के बावजूद वह कुछ बोलने से पहले ही उसे पहचान लेती है। कुछ समय बाद जेनी, ली, कांग और सन सभी ऑफिशियल सिटी यूनिफॉर्म पहने दिखाई देते हैं। इतने हंगामे, दर्द और मौत के करीब पहुंचने वाले पलों के बाद चारों ऑफिशियली सिटी स्टाफ के सदस्य बन जाते हैं और वह शांत जिंदगी हासिल करते हैं जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। अब वे खतरे से भाग नहीं रहे थे, बल्कि मिलकर शहर की रक्षा कर रहे थे। उधर ली भी खुद से किया हुआ वादा नहीं भूलता। इतने सालों की दूरी के बाद वह लगातार अपनी माँ से मिलने जाता है और धीरे धीरे उस रिश्ते को दोबारा बनाता है जो उसके दर्दनाक बचपन के कारण टूट गया था। इतना लंबा दर्द अकेले सहने के बाद ली का अपने परिवार से दोबारा मिलना इस कहानी के सबसे इमोशनल पलों में से एक बन जाता है। इस समय ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। शहर दोबारा शांत है, सभी लोग सुरक्षित हैं और हमारे हीरोज को आखिरकार वह खुशी मिल गई है जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। मगर यह ड्रामा एक आखिरी शॉकिंग ट्विस्ट के बिना खत्म नहीं होता। आखिरी सीन में वह आदमी अचानक आंखें खोल देता है जिसे सभी मरा हुआ समझ रहे थे। डॉक्टर हाँ, जो सीरम एक्सपेरिमेंट के बाद मर चुका था, एक बार फिर जिंदा हो जाता है। अगर इस कहानी का सीजन 2 बनता है तो यह साइकोपैथ जरूर वापस आने वाला है, क्योंकि शायद यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। फिलहाल सीजन 2 को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में इसका नया सीजन आता है तो उसकी पूरी कहानी भी इसी चैनल पर एक्सप्लेन की जाएगी। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था और अगला कौन सा ड्रामा आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं। और ऐसी ही फैंटेसी, एक्शन और शॉकिंग ट्विस्ट्स वाली शानदार स्टोरीज के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। उसमें मौजूद मूवी और ड्रामा एक्सप्लेनेशंस आपको जरूर पसंद आएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दिस इज एलेक्स एक्सप्लेनर हिंदी।